अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MCM 101 का चैप्टर नंबर 1 to 6 तक कवर करने वाले हैं। अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैथ्स कम्युनिकेशन का ओवरव्यू है फर्स्ट चैप्टर में। इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का, जो कि ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। फर्दर ये कि जब पुराने ज़माने में लोग कम्युनिकेट करते थे तो वो जेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू या किसी फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। और कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, जो कि सिग्निफाई करता है शेयर करने का आइडियाज़ को और इमोशंस को। फर्दर इसमें अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कम्युनिकेशन के, तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि कम्युनिकेशन जो थी वो कैसे इन्वॉल्व हुई, लाइक ट्रांसफरिंग हुई मैसेजेस की सेंडर से रिसीवर तक किसी भी चैनल या मीडियम के थ्रू। जैसे कि स्पीच और वॉइस जो था वो प्राइमरी फॉर्म से कम्युनिकेशन की, उसके अलावा जो है वो ग्रेजुअली लैंग्वेज के स्पेसिफिक मीनिंग्स में मर्ज होती गई। और जब राइटिंग मर्ज हुई, उसके साथ भी मैसेज काफ़ी हद तक कन्वे होना शुरू हो गए। फिर पेपर की इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो पेपर की इन्वेंशन जिसने काफ़ी हद तक रिवोल्यूशनराइज किया हमारे मेथड्स को, कम्युनिकेशन मेथड्स काफ़ी इम्प्रूव हुए। फिर प्रिंटिंग प्रेस की भी इन्वेंशन जिसमें बताई है उन्होंने। फर्दर ये हुआ कि बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, सिग्निफिकेंस कम्युनिकेशन की नीड हमें थी क्यों। बेसिकली जो कम्युनिकेशन थी वो अराइज हुई ह्यूमन नीड्स की वजह से, जिसमें कि वाइटल रोल प्ले किया सर्वाइवल का कम्युनिकेशन का। जिससे हम लोग बात कर लें सर्वाइवल की, तो अब जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मतलब के ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। दैट्स मीन्स कि अब अगर आप किसी को समझाएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, तो आप इवन के कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि आपका जो माइंड है वो लैंग्वेज के बिना सोच भी नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ज़ुबान ना हो तो आप नहीं सोच सकते। फर्दर कोऑपरेशन की बात करें तो ह्यूमंस को एक साथ रहने के लिए कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए भी हमें जो था इसकी कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ी। एंड देन नेक्स्ट सिविलाइजेशंस को ग्रो करने के लिए भी हमें इसकी काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। पावर को कंट्रोल करने के लिए भी, अगर आप कहीं पे हैं और आपको कोई स्पीच करनी है या कुछ ऐसा कोई सीन है जिसमें आपकी लैंग्वेज यूज़ होनी है, तो उसमें भी आपकी जो पावर वो यूज़ होगी और आपकी बेसिक कि ये नीड है आपकी। फर्दर ये कि सोशल नीड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। और डिसीजन मेकिंग भी जो उसका वो एक की रीज़न है कम्युनिकेशंस का। अब अगर इसकी मेजर फील्ड्स की बात कर लें तो मैस कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली अंडरलाइन करा है या इनकम्पस कर रहा है इंफॉर्मेशन को, जैसे कि न्यूज़, व्यूज़ है या करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट है या कोई भी डाइवर्स किस्म का कोई भी इंटरेस्ट है, डिफरेंट इंटरेस्ट है। अब बेसिकली ये लार्ज ऑडियंस को इवॉल्व कर रहा है, एजुकेशन को वाइड स्केल पे स्प्रेड कर रहा है। उसके अलावा ये लार्ज ऑडियंस को रीच कर रहा है हमारा मैस मीडिया। पब्लिक रिलेशंस में भी ये इन्वॉल्व है। पब्लिक रिलेशंस में ये इन्वॉल्व इस तरीके से है, ये मैनेज कर रहा है रिलेशनशिप्स को डिफरेंट पब्लिक्स के और उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ। उसके अलावा इसकी जो हिस्टोरिकल रूट्स है वो भी काफ़ी हद तक क्रूशल और ऑर्गेनाइज है। पब्लिसिटी का पॉइंट ले लें तो पब्लिसिटी जो बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग के तौर पर हम लोग उससे लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक इवॉल्व है, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, फॉर्मिंग अ मैसिव इंडस्ट्री भी इवन बन रही है। उसके अलावा जो है ये कमर्शियल इंटरेस्ट भी काफ़ी प्रोवाइड कर रहा है और न्यूमरस जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड। फर्दर चैप्टर नंबर 2 की बात कर लें, अर्ली मैस कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, तो इसमें बेसिकली बात ये हो रही है कि अर्ली मैस कम्युनिकेशन क्या थी और उसके बाद जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसकी इमर्जेंस के बाद क्या हुआ। बेसिकली इसके एस्पेक्ट्स को देखने से पहले इसकी हिस्ट्री अगर देख लें तो जो पास में लेटर्स या लीफलेट्स वगैरह थे वो कम्युनिकेशन का बेसिक फॉर्म था। उसके अलावा जो लेटर्स थे वो किंग्स के कोर्ट्स में रिटर्न होते थे। फर्दर ये कि जो ट्रांजिशंस थी, अगर आप फर्दर बात कर लें कि ट्रांजिशंस की, तो पहले लेटर्स थे, लेटर्स के बाद
बुक्स ही मर्ज हुई, जो कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट थी हिस्ट्री में। फर्दर ये हुआ कि हैंड रिटन बुक्स वर यूज़, मतलब कि जो हैंड रिटन बुक्स थी वो यूज़ होना शुरू हो गई एज अ डिसमिनेट नॉलेज ऑन टॉपिक्स लाइक फ़िलासफ़ी, रिलीजन या हेल्थ वगैरह पे बुक्स लिखी जा रही थी, मतलब हैंड रिटन। उसके बाद जो ये बुक्स थी वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहे थे इन बुक्स को ट्रांसमिट करने में, इनकी इन्फॉर्मेशंस को और आइडियाज़ को। जैसे कि अगर हम रोमन एम्पायर की बात कर लें तो वहाँ पर जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक जो सेंट्रल चर्च थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो थी बाइबल की कॉपीज़ जो वाइड स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। अब फर्दर उन्होंने इसमें डिस्कस किया है बुक्स का और प्रिंटिंग का। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की बात की है, तो जब मतलब कि कह लें कि रेवोल्यूशनरी लीप था, लाइक जो क्रिएशन थी प्रिंटिंग प्रेस की, उसने बहुत ज़्यादा जो था सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया था। अब जो मैस कम्युनिकेशन की इन्वेंशन हुई, मैस कम्युनिकेशन में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई, वो की थी जर्मन गोल्डस्मिथ जॉन गिटन्सबर्ग ने 1440 में। अब उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से हुआ क्या कि जो टेक्स्ट की मैस प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई। उसके अलावा इनोवेशन होना शुरू हुई, कल्मिनेशन ऑफ अर्लियर प्रिंटिंग की, लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई मूवेबल टाइप की, या फिर कोई भी चाइनीज़ कंट्रीब्यूटिंग हुई डेवलपमेंट में। अब जो गटिन्सबर्ग प्रेस थी वो अलाउ कर रही थी क्रिएशंस को, लाइक मल्टीपल कॉपीज़ हो रही थी वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। उसके अलावा जो बुक्स थी वो एक्सेसिबल हो चुकी हुई थी, हैंड रिटन का जो रिलायंसेस था वो रिड्यूस हो चुका था। फर्दर इसका थोड़ा सा और अगर देख लें हम इसके पॉइंट्स को, तो लाइक ये यूरोप में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी, मतलब 3 डिकेड्स में यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा एडॉप्शन शुरू हो चुकी थी। उसके अलावा इसने कल्चर को शेप करने में, एजुकेशन को और सोसाइटी को शेप करने में काफ़ी हद तक जो था वो रोल प्ले किया। इम्पैक्ट्स की बात कर लें, इसके इम्पैक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग की, सो अब इसमें जो था उसने फैसिलिटेट किया जो रिलीजियस और साइंटिफिक आइडियाज़ थे उनको। उसके अलावा उसने कंट्रीब्यूट किया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस में, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में, और एम्फेसाइज किया उन्होंने प्रिंटिंग को, लाइक जो टेक्स्ट था उसके जो था उसको इतना एम्फेसाइज नहीं किया जितना उन्होंने इमेजेस को जो था एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया यूरोपियंस ने। और इसके अलावा जो बुक्स थी वो अफोर्डेबल हो चुकी थी हर किसी के लिए, वो एक्सेस में थी। इसने नेशनल लैंग्वेज को भी इनकरेज किया, जैसे कि लैटिन के ऊपर, मतलब पहले सिर्फ लैटिन यूज़ की जाती थी, उसके बाद हर किसी ने अपनी, लाइक जैसे कि अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई उससे पहले भी बाइबल जो थी वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी थी। फर्दर जो था काफ़ी ज़्यादा काम का, लाइक डिबेट्स वगैरह शुरू हो चुके थे। उसके अलावा प्राइवेट रीडिंग भी शुरू हो चुकी थी चीज़ों की, हाई लिटरेसी बढ़ चुकी थी। और इसका जो और इम्पैक्ट था उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का कल्चर पे, वो ये था कि जो मैस कम्युनिकेशन थी, लाइक जो प्रिंटिंग प्रेस थी मैस कम्युनिकेशन में, वो एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट दे रही थी। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आ रहा था, एम्पावरमेंट आ रही थी इंडिविजुअल्स की। और उसके अलावा ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था कल्चर को शेप करने में, सोशल एवेल्यूएशंस में, ट्रांसफ़र करने में इंफॉर्मेशंस को। उसके अलावा मतलब कि हर तरह से प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट दिखा रही थी अपना सारे मतलब प्रोसेस में। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, 7 सेंचुरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन फ्रॉम प्रिंटिंग टू कंप्यूटर। सो बेसिकली इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि 7 सेंचुरीज़ में किस तरीके से जो था वो प्रिंटिंग से कंप्यूटर तक मतलब जो थी इन्वेंशन शुरू हुई। अब बेसिकली मैस कम्युनिकेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा था। उसके अलावा इसमें इन्वेंशन हुई प्रिंटिंग प्रेस की, फिर कंप्यूटर की, इंटरनेट की। अब ये जो प्रोग्रेशन थी ये ट्रांसफॉर्म करती है लाइक सोसाइटीज़, कल्चर और कम्युनिकेशन की हैबिट्स को ग्लोबल स्केल पे। अब जो प्रिंटिंग प्रेस है हमारी, उसमें लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह छपना शुरू हुए, और उसके अलावा उन्होंने फैसिलिटेट किया लाइक नॉलेज को और आइडियाज़ वगैरह जो थे उनको शेयर करना शुरू किया थ्रू द यूज़ ऑफ बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह। रेगुलर पब्लिकेशन शुरू हो गई थी न्यूज़पेपर की, और जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसका टाइटल था इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट न्यूज़पेपर। अब उसके अलावा हुआ क्या कि जो बिगनिंग थी न्यूज़पेपर की और मैगजीन्स की, वो एक एसेंशियल सोर्स थी न्यूज़ का या एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन वगैरह का। उसके बाद नेक्स्टली बात कर लें तो रेडियो की बात आती है, मतलब कि जो रेडियो था हमारा
वो काफ़ी हद तक लाइक इम्पोर्टेंस रखता है इसमें मेनली। अब रेडियो की जो डेवलपमेंट थी वो ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट थी 20वीं सेंचुरी में, जो कि मार्कोनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था वायरलेस ट्रांसमिशन को। अब उस वायरलेस ट्रांसमिशन ने मतलब कि एबल किया लोगों को बात करने के लिए, मतलब एक लार्ज ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचाने में। उससे एंटरटेनमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ा, न्यूज़ डायमेंशंस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, कम्युनिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट अगर बात कर लें ब्रॉडकास्टिंग की, तो ब्रॉडकास्ट में बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजिंग का। उसके अलावा उन्होंने स्पॉन्सर को इनेबल किया कि वो प्रमोट करें प्रोडक्ट्स को रेडियो में। और गवर्नमेंट जो थी वो रेगुलेशन कर रही थी मैनेज करने की, ग्रोइंग वो मैनेज कर रहे थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाए। और उसके अलावा इस्टेब्लिश करी थी वो डिफरेंट एजेंसीज़ को, जैसे कि FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को उन्होंने इमर्ज किया, उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड स्टेट्स में। ऐसे भी टेलीविज़न की इमर्जेंस आई, मतलब टेलीविज़न बना, उसकी इन्वेंशन हुई। फर्दर जो था उसके अलावा जो उसका ऑडियो और विजुअल कंटेंट था उसको कंबाइन किया गया, और जो था रियल टाइम इवेंट्स और इमेजेस वगैरह को उसमें कैप्चर करना शुरू किया। और टेलीविज़न की इमर्जेंस के बाद लास्ट का जो पॉइंट है वो हमारा कंप्यूटर का, कि फिर कंप्यूटर किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है उसने कम्युनिकेशन में एक न्यू लेवल पे सिग्निफिकेंस दिया। और स्टार्ट में जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग थी वो इंटरनेट के थ्रू इवॉल्व हुए, एक रिवोल्यूशनरी मीडियम था कम्युनिकेशन में। इसे 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक प्रोमिनेंस 1990 में काफ़ी प्रोमिनेंस हो चुका था, लोगों ने मतलब इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वगैरह शुरू हो चुकी थी, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। फर्दर जो कंप्यूटर की जर्नी है, अगर हम उसके बारे में थोड़ी और बात कर लें, तो जो कंप्यूटर की जर्नी है वो शो केस है यार, एक रिमार्केबल प्रोग्रेशन है प्रिंटिंग प्रेस के बाद से कंप्यूटर तक। अब मुझे जितने भी डेवलपमेंट्स थी उन्होंने शेप किया और ट्रांसफॉर्म किया हमारी सोसाइटी को, कल्चर को, इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को। और उसके अलावा उन्होंने जो था वो ग्लोबली कनेक्ट कर दिया लोगों को। चैप्टर 3 में इतना ही था। चैप्टर नंबर 4 में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया। अब बेसिकली इसमें है क्या कि जो कम्युनिकेशन का रियलम था वो सर्टेन फंडामेंटल एलिमेंट्स पे प्रोसेस करता, मतलब उसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर जो थी वो मैसेजेस हमारे जो इफेक्टिवली कन्वे होते हैं, जो हमारा प्रोसेस है। और उसके अलावा जो है इसमें बिल्डिंग कंसिस्ट मटीरियल जैसे कि ब्रिक्स और वुड्स मिलके कोई एक प्रॉपर घर बना, जैसे कि अब ले लें आप ब्रिक्स हैं या रेत है और ईंटें हैं, मशीन्स वगैरह मिलके एक प्रॉपर घर बनाती हैं। उसी तरीके से जो मैसेज कन्वे करने के लिए भी कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि सेंडर है, मैसेज है, चैनल, और फर्दर आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली सेंडर जो है वो एक इनिशियल स्टेज है किसी भी मैसेज को कन्वे करने का। मतलब जैसे मैं आप लोगों को एक ऑडियो के थ्रू एक मैसेज समझा रही हूँ, एक टॉपिक समझा रही हूँ, सो आई एम द सेंडर। इनिशियली जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सेंडर से शुरू होता है, और इंडिविजुअल या ग्रुप के तौर पे भी हो सकता है। सेकेंडली पॉइंट है इसका मैसेज। अब बेसिकली मैसेज क्या है कि क्या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया गया, किस मीडियम के, बेसिकली जो कंटेंट है इसका, मैसेज नहीं, मैसेज में कंटेंट आएगा कि बेसिकली मैसेज है क्या, मेरे जेस्चर्स क्या हैं, सिंबल्स क्या है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस क्या, मैं क्या मैसेज इनकोड कर रही हूँ। बेसिकली सेंडर से मैंने मैसेज सेंड कर दिया। अब मैसेज में मैंने क्या किया, मैसेज में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी MCM के बारे में। अब थर्डली पॉइंट है हमारा चैनल का। अब चैनल में बेसिकली हम कह लें कि सोर्स कौन सा मैसेज कन्वे करने का, मैं आपको किसके थ्रू मैसेज कन्वे कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक PDF है और मोबाइल के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देन मैं इसको यूट्यूब पर डालूँगी और वो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो। ये हो गया हमारा चैनल, मतलब कि एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू हमारी जो है वो मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं। अब रिसीवर कौन है, रिसीवर आप लोग हैं जो कि रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं मैसेज को। उसके बाद ये आप लोग मैसेज डिकोड कर रहे हैं, मैंने इनकोड किया, फर्दर आप लोगों ने डिकोड किया। अब इंटरप्रेटर की बात कर लें तो ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है।
अब इसमें नेसेसिटी ये है कि जो मैसेज मैंने कन्वे किया, जो मैसेज मैंने पहुंचाया है, वो डिकोड हुआ, मतलब प्रॉपरली एक्यूरेटली समझा गया है या नहीं। अगर तो वो मैसेज समझा गया है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास फीडबैक का। मतलब अगर आप एक मैसेज समझ लें, अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो जब आपको आपकी कोई टीचर की बात समझा रही होती है तो आपको उनसे आई कॉन्टैक्ट होता है, और इवन अगर आपको समझ आ रही होती है तो आप हाँ में नोट कर रहे होते हैं सर को। एग्जैक्टली ऐसे ही जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, एक सेंडर को ये बात क्लेरिफाई नहीं होगी कि जो उसका मैसेज है वो डिकोड हुआ है या नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले फर्दर, तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रेफर करता है सर्कमस्टांसिस पे, एनवायरनमेंट पर, सिचुएशन पे। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कॉन्टेक्स्ट की। अब जैसे कि आप 19th सेंचुरी के या कभी पुराने ज़माने के नॉवेल्स देख लें तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो उनकी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड है। मतलब एक राइटर या एक ऑथर या एक मैसेज जहाँ से भी कन्वे हो रहा, मतलब अब मैं जिस भी कंडीशन में अगर मैंने आप लोगों को मैसेज लाइक कोई भी मैसेज कर दिया, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसको भी हमने देखा। जैसे कि अब मेरा आपको कन्वे करने का कॉन्टेक्स्ट है कि आप लोगों को समझ आए और आप लोग इसमें पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकें, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। कम्युनिकेशन मॉडल की बात कर लें फर्दर, तो अब इसमें ओवरऑल डिस्कस ही किया गया कि मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्या नहीं सीन था। सो इसमें एडिशनली ये है कि जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिकेशन के प्रोसेस की। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और इसको द शैनन वेवर मॉडल के जो था इसको नाम दिया गया। उसके अलावा इसमें 6 एलिमेंट्स हाईलाइट किए गए थे: सेंडर, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। फर्दर ये हुआ कि जो मॉडल था इसने एम्फसाइज किया ट्रांसमिशन को, इन्फॉर्मेशन की, और उसने फोकस किया फिज़िकल नॉइज़ पर, चैनल्स कैपेसिटी पे। सेमेंटिक नॉइज़ भी थी इसमें कुछ हद तक, और इसमें कुछ रिलेटेड फैक्टर्स हैं जैसे कि सोशल क्लास है, कल्चर है, या पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह। ओके, सो फर्दर ये हुआ, मतलब ये जो नॉइज़ का मैंने आपको बताया, सेमेंटिक्स का, लाइक फिज़िकल नॉइज़ का जो रिलेशनशिप था, सोशल क्लास का, कल्चर का, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। फर्दर इसमें हुआ ये कि जो हार्लोड्स थे, फीडबैक के बाद जो मतलब फर्दर आई ये लेसवेल्स फार्मूले के बारे में। सो जो मैस कम्युनिकेशन का एनालिसिस था उसमें 5 क्रूशियल क्वेश्चंस थे, लाइक हु, मतलब किसने सेंड किया। मतलब ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसमें एक ही बात की गई है, जिसमें सेंडर है, मैसेज है, कंटेंट है, रिसीवर है और फीडबैक वगैरह। अब इसमें जो उन्होंने 5 पॉइंट दिए उसमें हु मतलब कि जो है सेंडर, सेज वॉट के मैसेज क्या था, इन विच वॉट चैनल मतलब कि जो मीडियम था, टू होम ऑडियंस एंड विट विल अफेक्ट को आप ले लें, लाइक ये फीडबैक की फॉर्म में आ जाएगा या जो इम्पैक्ट था उसका उसमें आ जाएगा। अभी जो फॉर्मूला इसने सर्व किया मैस कम्युनिकेशन को एज अ गाइड, और इसकी जो लास्टली जो कंक्लूजन अगर हम इसकी थोड़ी सी देख लें तो इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट मॉडल, जैसे कि एक शेनर वेवर का मॉडल है, दूसरा ये लेसवेल्स फॉर्मूला जिसने हेल्प किया या अप्रिशिएट किया मल्टी फैक्टेड नेचर को ट्रांसमिट करने की मैसेज। फर्दर इसने अंडरस्टैंड किया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता किस तरीके से। लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर लें तो कम्युनिकेशन मॉडल्स, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को। सो बेसिकली इसमें जो था कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया गया, मतलब उनकी जो प्रोग्रेशन थी वो इनिशियली स्टार्ट हुई शैनन वेवर के मॉडल से जो कि कॉम्प्रिहेंसिव था। उसके अलावा वह एड्रेस कर रहा था ह्यूमन कम्युनिकेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उनको। उसके बाद शैनन ने फोकस किया था इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे। फर्दर यहाँ पे एक इंटरैक्टिव मॉडल है और एक SCMR मॉडल है जिसको कैप्चर किया गया। अब जो बेसिकली फर्स्ट मॉडल था उसका ऑस्कोर्ड इंटरैक्टिव मॉडल, सो उसमें जो था उन्होंने कहा, मतलब ये 2 लोगों का मॉडल था, एक थे विल्बर और एक थे चार्ल्स ऑस्कोर्ड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मॉडल 1954 में। इन्होंने मॉडिफाइड किया शैनन वीवर के मॉडल को, एम्फसाइज़ किया कि जो स्टिमुलेंस है नेचर है इनकोड करने की या डिकोड करने की किसी भी मैसेज को, इसमें उन्होंने इंटरप्रेटर को ऐड किया एलिमेंट के तौर पे।
फर्दरली इसमें उन्होंने कुछ मतलब के पॉइंट्स बताए, लाइक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया, फीडबैक को डिस्कस किया, कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है ये कॉन्सेप्ट हाईलाइट करा साइकोलॉजिकल फ्रेम को, लाइक किसी भी इंडिविजुअल की जो कम्युनिकेशन करने की साइकोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया उन्होंने, इन्फ्लुएंस किया कि किस तरीके से एक मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे, एटीट्यूड पे या कल्चरल बैकग्राउंड पे। फर्दरली उन्होंने इसमें डिस्कस ये किया फीडबैक के बारे में, मतलब कि एक जो मॉडल है वो एक्नॉलेज करता है इंपॉर्टेंस को, जैसे फीडबैक जो वो 2 वे प्रोसेस है जो कि एडजस्टमेंट्स को इनेबल करता है, डायरेक्ट हो सकता है इसमें, मॉडरेट या इनडायरेक्टली तौर पे कम्युनिकेशन जो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें हम फर्दर, तो इसमें बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का कुछ इस तरीके से लाइक मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के साथ, लाइक जो मैसेज है वो अंडरस्टूड हुआ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ या नहीं, तो उसका बैकग्राउंड से कुछ हद तक रिलेशन है। नॉइज़ इंक्लूडिंग अगर हम करें इसमें, तो नॉइज़ जो है वो इंटरफेयर करती है, लाइक रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक फिजिकल है, सेमेंटिक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं इसमें। एंट्रोपी भी है इसमें एक पॉइंट, सो एंट्रोपी जो है वो मेजर करिए अनसर्टेनिटी को सिस्टम में, उसके अलावा इंक्रीज़ करिए नंबर ऑफ मैसेज को, इंफॉर्मेशन को भी इंक्रीज़ करिए, मतलब कि जो उसका इम्पैक्ट है उसको। रिडेंडेंसी की बात कर लें नेक्स्टली, तो रिडेंडेंसी में बेसिकली हम डिस्कस ये करते हैं कि जो लाइक नॉन यूनिक इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टम को डिस्कस करते हैं, उसके अलावा बैलेंस देखते हैं हम इसका, प्रेडिक्टेबिलिटी और अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स को देखते हैं, मैसेज की चैनल कैपेसिटी को देखते हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम अमाउंट इन्फॉर्मेशन की वो चैनल कितना कैरी कर सकता है। ओके नेक्स्टली जो है हमारा वो है बैरल का SMCR मॉडल। अब इसमें बेसिकली डेविड बैरल ने ये मॉडल पर्पस किया था 1960 में, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया था सोर्स और रिसीवर के रिलेशनशिप को। कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिकली ये प्रोसेस, इसमें 5 एलिमेंट उन्होंने बताए हैं। साउंड, सोर्स रिसीवर रिलेशनशिप है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इसमें उन्होंने हाईलाइट ये किया है इंपॉर्टेंस जो थी, उन्होंने सेंडर और रिसीवर की जो थी उन्होंने रिलेशनशिप को हाईलाइट किया। सेकेंडली उनका पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का। सो इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 5 वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात की है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और थॉट की, मतलब रीजनिंग। और इसमें जो उन्होंने स्किल्स को इन्फ्लुएंस किया है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज की स्किल्स है। थर्डली पॉइंट जो है नॉलेज लेवल का। सो इसमें नॉलेज जो लेवल के मतलब जो नॉलेज लेवल है सेंडर और रिसीवर का, उसकी कम्युनिकेशन के बारे में बताया, मतलब कि वो कैसे अफेक्ट करे मैसेज को क्लियर करने में। इसमें सोशो कल्चर सिस्टम भी मतलब काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है या सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं मैसेज को इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में। एटीट्यूड्स की बात कर लें तो एटीट्यूड्स को कुछ इस तरीके से इसमें डिस्कस किया गया है, लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से मैसेज को लाइक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, उसका सोर्स का, फिर कम्युनिकेशन का फर्दर प्रोसेस क्या। अब बेसिकली हुआ ये, इसकी कंप्लीट समरी इस चैप्टर की ये थी कि जो मॉडल्स थे वो लाइक पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन थी किसी भी प्रोसेस को शेप करने के। उसके अलावा इसके जो सिंप्लीफाई मॉडल्स थे वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस थी, जैसे कि इंट्रोड्यूस करवाए गए लिमिटेशंस को सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर। उसके अलावा कन्फ्यूजन को रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया इसमें, और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी फ्रेमवर्क की जिसमें कि कम्युनिकेशन डायनामिक्स को एनालाइज करना था। अब लास्टली जो है चैप्टर नंबर 6 टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बेसिकली इसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का जिक्र है। अब जो इसकी क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन की, उसकी टाइप्स और फॉर्म्स मतलब प्रोवाइड की गई कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इवॉल्व बेसिकली इंडिविजुअल अपने माइंड के साथ इवॉल्व होता है, मतलब कि वो खुद से बातें कर रहा था। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन आ सकती है, थिंकिंग आ सकता है,
मोनोलॉग मतलब कि एक डायलॉग होता है, एक मोनोलॉग होता है। सो इसमें मोनोलॉग जो है वो है मेडिटेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन को रेफ़र करता है, मतलब कि इसमें दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फर्दर ग्रुप कम्युनिकेशन में मतलब कि 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे कि मेंबर्स हैं या क्लासमेट है या कोई भी प्रोफेशनल शेयर कर रहे हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है नेक्स्ट पॉइंट इसका। सो इसमें मतलब कि जो वर्टिकल स्ट्रक्चर मतलब फॉलो करते हैं जो लोग, और इन्फॉर्मेशन वगैरह को एक फ़्लो में लाइक लेवल ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हैं, फीडबैक है, कोई भी अनाउंसमेंट है किसी भी किस्म की। मैस कम्युनिकेशन जो है इस कैटेगरी में जो है एक सोर्स लाइक होता है जो कि एक लार्ज डाइवर्स ऑडियंस को कुछ भी मतलब बताता है, जैसे क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो। बेसिकली अगर हम किसी स्पीच को देख लेंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहा है तो वो मतलब एक मीडियम के थ्रू स्पीच कर रहा है, उसके बाद ओवरऑल ग्लोबली या कंट्री वाइड दिखाई जा रही है। मैस कम्युनिकेशन इस फील्ड में आ सकता है हमारे। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लें वर्बल और नॉन वर्बल की। सो जो वर्बल है बेसिकली, अब वर्बल का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें जेस्चर्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया इन दोनों फॉर्म्स में। जो वर्बल कम्युनिकेशन जो इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा स्पोकन और रिटन वर्ड्स के हम कैसे कन्वे कर रहे हैं। फर्दर ये कि इसमें इंक्लूड होती है हमारी कन्वर्जेशंस, लेक्चर, स्पीचेस या रिटन टेक्स्ट जो होते हैं वो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कम्युनिकेशंस वगैरह। नॉन वर्बल की बात कर लें तो नॉन वर्बल जो है वो रिलाई करता है ह्यूमन सेंस पे, और इसमें सिंबल्स और साइंस वगैरह यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसमें स्पोकन रिटन लैंग्वेज यूज़ नहीं थी, इसमें आपके बॉडी जेस्चर्स मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो थॉट है वो, या आपका टेस्ट, टच, हेयरिंग, स्मेलिंग, ये सेंसेस वगैरह यूज़ होती हैं। सिंबल साइंस की लैंग्वेज मतलब जेस्चर्स हैं। उसके अलावा जो जेस्चर्स हमारे सिंबल्स हैं वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं स्पेसिफिक सा। फर्दर ये कि मतलब जो लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ट्रांसफरिंग किस तरीके से कर रहे हैं वो, जो आपके सिंबल्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। कॉम्बिनेशन की बात कर लें लास्टली, तो कॉम्बिनेशन जो है वो अफेक्ट करता है बोथ वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स को, उनकी कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए। और जो इंडिविजुअल्स हैं लाइक इसमें बेसिकली इसमें जो इंक्लूड है वो विजुअल एड्स इंक्लूड हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, उसके अलावा इमेजेस हैं, ग्राफिक्स, मैप्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह।